Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंप्लीट कर लिए हैं। हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को बेसिकली 3 एरियाज़ को मेन फोकस करना पड़ता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट का, एक होता है फाइनेंसिंग, दूसरा होता है फाइनेंसिंग का, और जो थर्ड होता है वो होता है डिविडेंड का। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हमने डिस्कस करना था वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं शुड बी केप्ट इन माइंड बाय अस वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन टू से इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हुए हमें कौन कौन सी बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए या कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने चाहिए। आज की जो ये वीडियो बनाई गई है वो बेसिकली सेकेंड डिसीजन के ऊपर, दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर बनाई गई है कि फाइनेंसिंग डिसीजन होते क्या हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर ने लेने पड़ते हैं, और फाइनेंस के डिसीजन लेते हुए उनको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाइल टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन फॉर ए कंपनी। सो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसका मीनिंग को स्टडी करेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। सो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. Long-term financial sources includes equity share capital, preference share capital, retained earnings, debentures, long-term loan, etc. मैं सारे पॉइंट को रिपीट करता हूँ। Long-term financial decisions refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. Long-term financial sources includes equity share capital, preference share capital, retained earnings, debentures, long-term loan, etc. Dear students, in fact जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो इस बात से रिलेटेड है कि हमें जो भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स चाहिए वो फंड्स कहाँ से अरेंज किए जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये, कहाँ से अरेंज किए जाएंगे, कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा फंड्स को अरेंज करने के लिए। सेकंड पॉइंट जो इसी में जुड़ा हुआ है वो ये है कि कौन कौन से सोर्स से कितना कितना फंड्स रेज किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं कि हम जहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मार्केट के अंदर सेल कर दें, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू हम फंड्स रेज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं जिससे हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। हम लोग डिबेंचर्स मार्केट में सेल कर सकते हैं जिससे हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग भी एक सोर्स ऑफ फंड्स है जहाँ से हमारे पास फंड्स आते हैं। हमारे पास एक सोर्स है लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है। वेरियस टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से लॉन्ग टर्म का लोन लिया जा सकता है। तो ये सारे सोर्स हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें इनमें से कौन सा सोर्स यूज़ करना है अपने फंड्स के लिए, कि जहाँ से हम फंड्स रेज करें, जहाँ से हम अपनी ज़रूरत के लिए फाइनेंस ले लें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि कौन कौन से सोर्स से कितना कितना फंड्स हमने रेज करना है, कितना कितना फंड्स हमने लेना है। क्योंकि कंपनी सिर्फ एक ही सोर्स को इस्तेमाल नहीं करती, डिफरेंट सोर्स को इस्तेमाल करती है। तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि कौन से सोर्स से कितने फंड्स को हमने रेज करना है। तो ये सब बातें डिपेंड करेगी हमारी फैक्टर फैक्टिंग के ऊपर कि कौन कौन से फैक्टर का किसी भी सोर्स से पैसा फंड्स रेज करने से पहले हमें देखना है कि हमारे पास किन किन फैक्टर का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हमारे फाइनेंस के डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, या आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हमारे पास है। तो सबसे पहला है हमारे पास कॉस्ट। हर एक फाइनेंसिंग सोर्स की कॉस्ट है। कोई भी जो भी हम फाइनेंस का सोर्स यूज़ करेंगे उन सब की अपनी अपनी कॉस्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हमें वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे हमारे पास कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है या लॉस है, तब भी कंपनी को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक तरह की कॉस्ट है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक फिक्स रेट से हमें डिविडेंड देना पड़ता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा।
इसी तरह इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कोई फिक्स रेट से डिविडेंड तो नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी उन शेयर होल्डर की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि उनको भी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ डिविडेंड मिले, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये सारी पॉइंट्स हैं, लाइक इंटरेस्ट है, लाइक डिविडेंड है, इन सब चीज़ों को भी कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर रेजिंग फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा पॉइंट की बात करें, रिस्क की बात करें तो डेब्ट कैपिटल, जो हमारी लोन वाली कैपिटल है, वो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है कि क्योंकि अगर लोन को टाइम पर रीपे नहीं किया गया तो जिन्होंने हमें लोन दिया या डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के खिलाफ कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो फंड्स को रेज करने के खर्चे, नॉर्मल खर्चे कि अगर हम किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको किसी भी सोर्स से फंड्स रेज करते हैं तो हमें कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह का फ्लोटेशन कॉस्ट हमें नहीं करना पड़ता। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, डिबेंचर्स के लिए हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट रहती ही रहती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, कैश फ्लो पोजीशन। किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करने से पहले, फाइनेंसिंग करने से पहले हमें अपनी कैश फ्लो की पोजीशन देखनी है। कैश फ्लो की पोजीशन से मतलब ये है कि अगर हमारे पास कैश फ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी है, हम बड़ी आराम से ईजिली और टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर देते हैं, लोन को रिफ़ंड हम लोग टाइमली कर सकते हैं, हमारे पास इतना कैश की अवेलेबिलिटी रहती है कि हम इजीली रीपेमेंट कर सकते हैं, तो कंपनी के लिए लोन, जो फंड्स रेज करने के लिए जो लोन है, ये डिवेंचर्स हैं, या अगर हम कहते हैं लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये वाला सोर्स सबसे आसान रहेगा। अगर कंपनी की कैश इनफ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो थोड़ी डाउटफुल है, तो कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से मतलब क्या है कि जैसे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए रूटीन में हमें जो है, जो ऐसे खर्चे जो हमारे कुछ फिक्स हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग का खर्चा, बिल्डिंग का रेंट जो है वो फिक्स होता है, वो हमें हर मंथ पे करना है। सैलरी की जो पेमेंट है वो हमें हर मंथ करनी है। इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हमें पे करना है, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, जैसे कि हमने जो पहले के लोन ले रखे हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। मीन टू से ऐसे ये कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनको हम डिले नहीं कर सकते, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तो हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को, इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट को ईजिली बियर कर पा रहे हैं और उसके बाद भी हमारे पास कैश की पोजीशन अच्छी रहती है, तो हमें जब और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू डिवेंचर्स, या आप कह सकते हो थ्रू लोन। लेकिन अगर कंपनी के पास इस तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करने के बाद भी, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करने के बाद पैसे, कैश की पोजीशन जो है वो डाउटफुल रहती है, डामाडोल हो जाती है, तो कंपनी को कभी भी इस तरह का लोन से पैसा रेज नहीं करना चाहिए, वहाँ पर कंपनी को शेयर कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन मीन्स क्या है, कंपनी का जो नॉर्मल कंट्रोल होता है वो होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो प्रेजेंट के शेयर होल्डर हैं, उनके हाथ में कंपनी का सारा कंट्रोल है। अब मान लीजिए बिजनेस को या फर्म को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फर्म को पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो नए शेयर्स इशू करे या फिर वो क्या करे, लोन, मार्केट से लोन ले या बैंक से लोन ले ले। अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है तो बट नेचुरल है कुछ नए शेयर होल्डर भी कंपनी के अंदर आ जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो भी इंटरफेयर करेंगे कंपनी की एक्टिविटी के अंदर। तो कंपनी का कंट्रोल जो है वो अब कुछ लोगों से कुछ ज़्यादा लोगों के अंदर बट जाएगा। और अगर कंपनी लोन लेती है तो बट नेचुरल है जो कंपनी का कंट्रोल है वो पुराने वाले शेयर होल्डर के हाथ में रहेगा, कोई नया शेयर होल्डर कंपनी में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आएगा। तो कंट्रोल कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सेंस कि अगर कंपनी की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल उन्हीं के हाथों में रहे, तो डेफिनेटली वो लोग नए फंड्स के लिए नई शेयर कैपिटल इशू करने की जगह पर बैंक से लोन लेना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। हमने सारे पॉइंट डिस्कस करे, हम कहते हैं कि हमें फंड्स की जरूरत है, हम शेयर इशू कर देंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, लोग शेयर खरीद लेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट की जो पोजीशन है, शेयर मार्केट की जो पोजीशन है वो बड़ी डल है,
ब्राइट नहीं है। उस टाइम पे अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उनके शेयर नहीं बिकेंगे, क्योंकि जो कि लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छुक ही नहीं है, तो शेयर किसको बेचेंगे? किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर शेयर मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर शेयर्स को, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ब्राइट पोजीशन है और ईजिली बेचे जा सकते हैं, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वहाँ पर शेयर सेल करके फंड्स को रेज कर सकती है। अदरवाइज कंपनी को बैंक से ही लोन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही फंड्स जो है लोन पे लेने पड़ेंगे। सो दीज वर ऑल अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। होपफुली आपको आज की ये वीडियो भी समझ में आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।